नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत ने कहा मोदी के पीएम रहते सुरक्षित नहीं है देश में लोकतंत्र। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान का असदुद्दीन ओवैसी ने दिया जवाब, जाने क्या कहा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल को सीपीएम मुक्त कराने के लिए 30 साल लड़ी, अब देश को बीजेपी मुक्त कराने के लिए होगी लड़ाई। ममता। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। राकेश टिकैत ने कहा मोदी के पीएम रहते सुरक्षित नहीं है देश में लोकतंत्र। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति मोदी का तानाशाह जैसा रवैया भाजपा को ले डूबेगा। उन्होंने कहा कि सूबे के आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार तय है। टिकैत बुधवार की सुबह भाकियू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी विजयपाल सिंह के निवास पर मीडिया के लोगों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में देश का किसान आंदोलनरत है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि पीएम की तानाशाही भाजपा को ले डूबेगी। उनका आरोप था कि हाल ही में प्रदेश में हुए जिला पंचायत व ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में भाजपा ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने देश के लाभकारी सरकारी उपक्रमों को बेचे जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम देश को 2 औद्योगिक घरानों के हाथों में गिरवी रख रहे हैं। प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों की चर्चा करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि इन चुनावों में भाजपा की हार तय है। उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में आगामी 27 सितंबर को आहूत भारत बंद को सफल बनाने के लिए व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। अमरोहा में जिस स्थान पर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा का आयोजन हुआ है, उसी स्थान पर संयुक्त मोर्चा की सभा आयोजित करने के लिए राकेश टिकैत ने भाकियू कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में चर्चा की। भाकियू ने सीएम के कार्यक्रम का विरोध नहीं करने व उसी स्थान पर सीएम की सभा से दोगुनी भीड़ एकत्र करने का ऐलान किया था। प्रस्तावित सभा की सफलता के लिए राकेश टिकैत ने पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और अधिक संख्या में भीड़ जुटाने के लिए गांव-गांव जाने के निर्देश दिए। सूत्रों का कहना है कि दशहरे के ठीक बाद भाकियू की सभा प्रस्तावित है। उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध को लेकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान का असदुद्दीन ओवैसी ने दिया जवाब, जाने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संभल की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस मजलूम पर जुल्म होगा, मैं उस मजलूम का अब्बा जान हूँ। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर भी निशाना साधा। संभल में एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोग मुझे चाचा जान कह रहे हैं। मैं उन लोगों का पिता हूँ जो उत्तर प्रदेश में गरीब, कमजोर और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। मैं उन लोगों का भाई हूँ जो पीड़ित और उत्पीड़ित महिलाएं हैं। अगर कमजोर का साथ देना मुझे अब्बा बनाता है तो मैं उनका अब्बा भी हूँ। इससे पहले उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा के लिए लगे पोस्टर में संभल को गाजियों की धरती बताए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। संभल जिले के सिरसी में ओवैसी की जनसभा के लिए लगाए गए पोस्टरों में संभल को गाजियों की धरती लिखा गया है। इस पर विवाद उत्पन्न हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इन पोस्टरों पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसके चलते वे पोस्टर हटा दिए गए हैं। बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने इन पोस्टरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, संभल कभी गाजियों की धरती नहीं रहा। यह ओवैसी का चुनावी स्टंट है। हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान का कोई भी शहर गाजियों का नहीं रहा है और न ही हम होने देंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल को सीपीएम मुक्त कराने के लिए 30 साल लड़ी, अब देश को बीजेपी मुक्त कराने के लिए होगी लड़ाई। ममता। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने कोरोना काल के दौरान सीएम के कामकाज को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से कई लोगों की जानें गई, लेकिन उनके परिवार तक को इस बारे में सूचना नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल के मालदा में भी कई मृत शरीर पाए गए, जिसका हमने पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करवाया। काश की यूपी सरकार उन परिवार वालों को मृतकों के अंतिम संस्कार की इजाजत देते। उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपनी बात नहीं रख सकता। अगर कोई पत्रकार रिपोर्ट दिखाता है तो वहां के मुख्यमंत्री उसे जेल भेज देते हैं। वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि दिल्ली दंगे में कितने लोगों की जानें गईं, इस बारे में आपको कोई जानकारी मिली है? क्या आप गुजरात दंगे में मारे गए लोगों की संख्या के बारे में कुछ बता सकते हैं? उन्होंने हमलावर अंदाज जारी रखते हुए कहा कि मैंने बंगाल में प्रदर्शन किया और मेरे खिलाफ फॉर असम में दर्ज करवाई गई। मैं 30 सालों तक लड़ाई लड़ी हूँ, उसके बाद सत्ता में आई हूँ।
अगर मैं पश्चिम बंगाल को सीपीएम से मुक्त कराने के लिए 30 साल तक लड़ सकती हूँ तो क्या मैं बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं लड़ सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही सीएम ममता बनर्जी जोरदार प्रचार कर रही हैं। इससे पहले उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी शनिवार को भवानीपुर की जनता से बात करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अभिषेक ने कहा कि ममता बनर्जी तो सिर्फ विकास की बात करती हैं, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ 3 शब्द हैं, हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान। देश की राजनीति को विकास केंद्रित होना चाहिए, धर्म केंद्रित नहीं। अभिषेक सिर्फ यही नहीं रुके, उनकी नज़रों में किसी को भी बीजेपी के सामने ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि वे कितने बड़े हिंदू हैं। अभिषेक ने बोला कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, क्या मुझे मेरा हिंदुत्व बीजेपी को साबित करना पड़ेगा? एक 40 साल वाली पार्टी हमसे सबूत मांग रही है। मेरी तो चुनौती है, अगर बीजेपी को हनुमान चालीसा आती है, हमें धर्म सिखाने की कोशिश ना करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए एससी बनाएगा एक्सपर्ट कमेटी, जल्द हो सकता है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट्स की कमेटी का गठन करेगा। गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने इस बात का जिक्र किया है। ये कमेटी कैसी होगी और जांच किस तरह आगे बढ़ेगी, इस पर अगले हफ्ते विस्तृत आदेश आ सकता है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान अदालत में कहा कि कमेटी का हिस्सा बनने के लिए कुछ एक्सपर्ट से संपर्क किया गया है, लेकिन उनमें से कई एक्सपर्ट्स निजी दिक्कतों के कारण इसका हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने अदालत में वकील सीयू सिंह को कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसी हफ्ते पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन करना चाहती है। जिन लोगों को इस कमेटी में शामिल किया जाना है, उनमें से कुछ ने शामिल होने से इनकार किया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको लेकर आदेश अगले हफ्ते तक आ सकता है। जल्द ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी को फाइनल कर लिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पहले कहा गया था कि एक्सपर्ट्स कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच करवाई जा सकती है। गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले ही पेगासस जासूसी मामले का मुद्दा सामने आया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसियों ने दावा किया था कि भारत सरकार ने इजरायली स्पाईवेयर के दम पर देश में कई नेताओं, पत्रकारों और अन्य हस्तियों की जासूसी की गई थी। हालांकि इन आरोपों को केंद्र सरकार ने बेबुनियाद बताया था। इस लिस्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर समेत अन्य नेता, कई पत्रकार, कुछ केंद्रीय मंत्रियों का नाम शामिल था। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन किया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सत्ता में वापसी को लेकर क्या है योगी के सामने चुनौतियां? एंटी इनकम्बेंसी रहेगी हावी या किसान आंदोलन बनेगा रोड़ा? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में योगी सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, जबकि इसके 2 बड़े विपक्षी दल सपा और बसपा सत्ता पाने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर पूर्व सीएम अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही सपा का दावा है कि राज्य के किसानों में सत्ता विरोधी लहर है और वे अगले राज्य के चुनावों में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर मतदान करेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि सुना है कि बातचीत की खेती करने वाली भाजपा उत्तर प्रदेश में किसान सम्मेलन करेगी। जब अन्नदाता के मतदाता बनने का समय आया तो भाजपा ने किसानों को याद किया। किसान गिरने वाले नहीं हैं। भाजपा का जाल 2022 में किसान एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे। 7 अगस्त को लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन यह असंभव लगता है। किसान और उत्तर प्रदेश के लोग भाजपा से जानना चाहते हैं कि आज किसानों की आय क्या है। आज मूल्य वृद्धि हुई है और उर्वरक की कीमतें भी बढ़ी हैं। किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया गया था। 2022 तक किसान, ये कब होगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व प्रोफेसर कौशलेंद्र मिश्रा ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी का आधार नेतृत्व पर निर्भर करता है। अगर कोई नेता लोगों के लिए काम कर रहा है तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती है। यूपी में सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन प्रथम दृष्टया यह उस स्तर पर नहीं है जो चुनाव परिणामों पर असर डाले। कुछ विधायकों और सांसदों के खिलाफ लोग असंतुष्ट जरूर हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी कितना काम करेगी यह कह पाना मुश्किल है। किसानों के कई समूह सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित 3 कृषि अधिनियमों का विरोध कर रहे हैं। सरकार 3 कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में प्रमुख सुधारों के रूप में पेश कर रही है, जो बिचौलियों को हटा देंगे और किसानों को देश में कहीं भी बेचने की अनुमति देंगे। हालांकि विरोध कर रहे किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि नए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को समाप्त करने का काम करेंगे और मंडियों को बड़े कॉरपोरेट्स की दया पर छोड़ देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, कहा केंद्र सरकार बदलने के बाद खत्म होगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, हरिद्वार के लक्सर में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन अब कृषि कानून नहीं बल्कि मोदी सरकार को बदलकर ही खत्म किया जाएगा। इसके लिए किसान 2024 तो क्या, जरूरत पड़ने पर अगले 10 साल भी आंदोलन चलाने को तैयार हैं।
उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर एक दिन देहरादून को सील करने की चेतावनी भी दी। लक्सर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा 7 साल में हमें गांव कस्बों में धर्म व जाति के नाम पर लड़ाया गया। टिकैत ने दावा किया कि मोदी सरकार जल्दी ही सीड बिल लाने जा रही है। इसके लागू होने के बाद किसान अपनी उपज से खुद बीज नहीं रख पाएगा। फसल की बुआई के लिए उसे कंपनियों के मुंह मांगे भाव पर बीज खरीदना पड़ेगा। खुला सरसों का तेल बेचने पर भी सरकार प्रतिबंध लगा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान को बर्बाद करने की साजिश के तहत काम कर रही है। किसान बर्बाद हुआ तो मजदूर, छोटे कारोबारी भी तबाह हो जाएंगे। टिकैत ने घोषणा की कि किसानों की लड़ाई अब कृषि कानून नहीं बल्कि मोदी सरकार बदलने की है। इसके लिए देश का किसान 10 साल भी आंदोलन चलाने को तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्दी ही दिल्ली की तर्ज पर किसान एक दिन के लिए देहरादून को भी सील करेंगे। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 27 सितंबर को किए जा रहे भारत बंद में किसान, मजदूर व दुकानदार से समर्थन मांगा। टिकैत एमएसपी पर भी विस्तार से बोले। कहा कि 25 फसलों की एमएसपी सरकार घोषित करती है। इनमें गेहूं व धान की 25% खरीद भी एमएसपी पर नहीं की जाती। बाकी की 23 फसलों को खरीदने की सरकार ने कभी कोशिश नहीं की। टिकैत ने आरोप लगाया कि जो भी मोदी या मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलता है तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई को लगाकर उसकी आवाज का गला घोंटा जा रहा है। कहा कि मोदी उन्हें भले ही जेल भिजवाए पर वे पीछे नहीं हटेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ममता का बीजेपी पर वार। कहा, मोदी जी, शाह जी आपको भारत को तालिबान नहीं बनाने देंगे। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी इन दिनों विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। बुधवार को भवानीपुर में रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हम आपको भारत को तालिबान के जैसा नहीं बनाने देंगे। भारत एक रहेगा। गांधी जी, नेताजी, विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरु नानक जी, गौतम बुद्ध, महावीर सभी के अनुयायी इस देश में साथ रहेंगे। हम किसी को भी भारत का बंटवारा नहीं करने देंगे। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी को जुमला पार्टी कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे यह कहते हुए झूठ बोलते हैं कि हम राज्य में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन अगर भाजपा वाले धारा 144 लगाए रहेंगे तो दुर्गा पूजा कैसे होगी। बता दें कि भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को भाजपा की प्रियंका टिब्रेवाल से सीधी चुनौती मिल रही है। इसी के मद्देनजर सीएम ने रैली में भाजपा को आड़े हाथों लिया। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग का यह फैसला राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद वो अपनी इसी पारंपरिक सीट भवानीपुर से उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। ममता बनर्जी फिलहाल विधानसभा की सदस्य नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के 6 माह के भीतर उनके लिए सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। चुनाव आयोग के अनुसार इन चारों सीटों पर उपचुनाव के परिणाम 3 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर में कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। प्रियंका गांधी की रैली के लिए ये होगा माइक्रो प्लान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 5 बड़ी रैलियां आयोजित करने जा रही है। 23 अक्टूबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कानपुर पहुंचेंगी, जहां की रैली को विशाल रूप देने के लिए माइक्रो प्लानिंग की गई है। क्या है यह माइक्रो प्लानिंग, देखिए विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस की ताकत को दिखाने वाली इस रैली में सभी जिलाध्यक्षों को ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इसी आधार पर टिकट मांग रहे लोगों को आला कमान टिकट देगा। हालांकि रैली का स्थल अभी तय किया जाना बाकी है, लेकिन जीआईसी मैदान, हलीम मुस्लिम कॉलेज, निराला नगर ग्राउंड और शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में जनसभा की जा सकती है, जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। दरअसल कांग्रेस कानपुर को केंद्र बनाकर आसपास के जिलों को साधने की जुगत में है। प्रियंका गांधी 8 जिलों कानपुर उत्तर, दक्षिण और ग्रामीण के साथ कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद और उन्नाव में कार्यकर्ताओं के जरिए वोटरों को पार्टी के पक्ष में करने की भरपूर कोशिश भी इस रैली के जरिए करेंगी। कांग्रेस के 2 राष्ट्रीय सचिवों की मौजूदगी वाली इस बैठक में लखनऊ के दोनों जिलाध्यक्षों ने भी शिरकत की। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी और तौकीर अहमद ने एक चीज की जानकारी लेते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के स्वागत से लेकर मंच तक की तैयारी भव्य होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जनता के बीच जाए। प्रियंका गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। रैली सफल करने को लेकर कानपुर में 8 जिलाध्यक्षों के साथ 2 राष्ट्रीय सचिवों की बैठक हुई, जिसमें रैली के माइक्रो प्लान पर चर्चा हुई है। तय किया गया है कि जनसभा में रिकॉर्ड भीड़ जुटाने में कांग्रेसी अभी से कमर कस लें। चुनावी मोड में आने के बाद कांग्रेस पार्टी अपना दमखम दिखाने में जुट गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आगामी 23 अक्टूबर को कानपुर में होने जा रही जनसभा को संबोधित करेंगी। इसमें 8 जिलों के कार्यकर्ता और नेता अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रहे हैं।
रैली को लेकर राष्ट्रीय सचिव सभी जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंप चुके हैं और टिकट के दावेदारों को जनसभा में कार्यकर्ताओं के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करना होगा। कांग्रेस के आला नेताओं ने साफ कर दिया है कि रैली को सफल बनाकर जनता के बीच चुनावी माहौल बनाया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, विधानसभा चुनाव 2022 में बूथ पर हमला करेगी भाजपा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के कारण लोकतंत्र कमजोर हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। भाजपा लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध साजिश रच रही है। भाजपा का हमला 2022 के चुनाव में बूथ पर होगा, जिससे सतर्क रहना होगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा ने बिना कोई जनहित का कार्य किए सरकारी संसाधनों का केवल दुरुपयोग किया है। गन्ने का बकाया, बिजली बिल बढ़ोतरी, बुनकरों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, महिला उत्पीड़न और अपराध के आंकड़ों में आज उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से आगे है। समाज का प्रत्येक वर्ग परेशान और दुखी है। सरकारी लूट से जनता त्राही त्राही कर रही है। अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। भाजपा ने प्रदेश के विकास को पीछे कर दिया है। 2022 में जनता समाजवादी सरकार बनाने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों के पक्ष में खड़ी रही है। लैपटॉप, कन्या विद्या धन और समाजवादी पेंशन जैसी अनेक कल्याणकारी नीतियां बिना किसी भेदभाव के लागू हुई। प्रदेश को खुशहाल और समृद्ध बनाना ही समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का कन्हैया कार्ड, क्या युवाओं पर चलेगा जादू? क्या इससे बिहार में बदल सकती है पार्टी की तकदीर? जी हां दोस्तों, भाकपा नेता कन्हैया कुमार जल्द कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वे पहले 28 सितंबर को शामिल होने वाले थे, लेकिन अब 2 अक्टूबर को वे पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कन्हैया कुमार के जरिए पार्टी युवाओं का दिल जीतने के साथ साथ बिहार की राजनीति को भी साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के सामने कमजोर संगठन बड़ी चुनौती है और माना जा रहा है कन्हैया कुमार जैसे युवाओं को जोड़कर पार्टी अपने संगठन को धार दे सकती है। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बारे में जब भाकपा महासचिव डी राजा से पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वो इस महीने की शुरुआत में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद थे। कन्हैया कुमार के एक करीबी के मुताबिक जेएनयू के पूर्व छात्र भाकपा में घुटन महसूस कर रहे थे और इसलिए उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और कांग्रेस में उनके शामिल होने पर चर्चा हुई। राहुल गांधी के कार्यालय के एक सूत्र ने बताया, वो एक अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा होगा यदि वे पार्टी में आते हैं। इस बारे में कन्हैया कुमार से संपर्क साधने की कई कोशिशें की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। कन्हैया कुमार लगातार इस मामले पर चुप हैं। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि वो बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के इच्छुक हैं और पार्टी में आने की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं की राय है कि कुमार अपने विवादास्पद अतीत और पिछले साल पटना ऑफिस में अपने ही नेता कार्यालय सचिव इंदुभूषण वर्मा के साथ मारपीट के मामले को लेकर शुरुआत में कांग्रेस में भी संदेह के घेरे में रहेंगे। बिहार कांग्रेस से जुड़े एक पार्टी नेता ने कहा, झुकना कन्हैया कुमार को आता नहीं और अपने आक्रामक स्वभाव की वजह से कांग्रेस के लिए भविष्य में बोझ बन सकते हैं। वहीं कांग्रेस में कुछ लोगों को कन्हैया कुमार को उन्हें पार्टी में लाने पर इसलिए ऐतराज है क्योंकि उन्हें 2016 में आतंकवादी अपराधी अफजल गुरु की फांसी के बाद कथित तौर पर आजादी के नारे लगाने और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पार्टी के भीतर कुछ लोगों को डर है कि भाजपा के साथ राष्ट्रवादी टैग जुड़ा हुआ है और कांग्रेस बैकफुट पर है। ऐसे में कन्हैया को शामिल करने से यह कहानी फिर से शुरू हो सकती है। अब के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी मुश्किलें, अब्बा जान वाले बयान पर मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में दाखिल परिवाद को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले में सीजेएम कोर्ट में अगली तारीख को सुनवाई होगी। इसी महीने 13 तारीख को तमन्ना हाशमी ने यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ परिवाद दायर किया था। अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख लिया है। योगी आदित्यनाथ पर परिवाद को लेकर तमन्ना हाशमी के वकील मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में 13 सितंबर को परिवाद दायर किया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के लिए इस स्वीकार कर लिया है और अपने पास इसे सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि परिवाद दायर करने के बाद तमन्ना हाशमी को धमकी मिल रही है, मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, जान मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में अहियापुर थाने को भी जानकारी दी गई है। गौरतलब हो कि 13 सितंबर को तमन्ना हाशमी ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान को लेकर कहा था कि मुख्यमंत्री का यह बयान तोड़ने वाला तो है ही, साथ ही इससे एक धर्म विशेष के लोगों की भावना को ठेस पहुंची है। परिवाद दाखिल होने के बाद इस मामले में कोर्ट में 21 सितंबर की तारीख दी गई थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में चलते चलते योगी आदित्यनाथ ने एक टिप्पणी की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान को लेकर पहले भी कुछ समुदाय के लोग आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर में यह पहली बार नहीं है जब किसी खास व्यक्ति पर परिवाद दायर किया गया है। इसके पहले भी मुजफ्फरपुर कई खास लोगों के खिलाफ परिवाद दाखिल कराया गया है।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव में साथ आ सकते हैं यूपी के लड़के, एसपी कांग्रेस गठबंधन पर चर्चा, पंजाब दलित कार्ड ने दिया मौका। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब से उत्तर प्रदेश को भी साध लिया है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ लेने के साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जातिवाद देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है।